नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं रजनी। और मैं हूं संजय यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। आज 3 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की करेंगे 8 दिवसीय यात्रा। ऊर्जा, रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर समझौते की संभावना। महापरिवार से पहले आरजेडी में छिड़ी वारिस पर जंग। पप्पू यादव के बयान पर बोले लालू, बाप के बाद बेटा ही होता है उत्तराधिकारी। पप्पू को बताया अपराधी। राजस्थान में बनेगा एक और जापानी निवेश जोन। जापान यात्रा पर गई सीएम राजे ने की घोषणा। सेरेमिक्स और विनिर्माण उद्योग पर होगा फोकस। सत्यम घोटाले मामले में कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को ठहराया दोषी। राजू रामलिंगन को 7 साल की सजा के साथ 5 करोड़ का जुर्माना। 7 जनवरी 2009 को सामने आया था घोटाला। 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। राष्ट्रपति पहले ही खारिज कर चुके हैं दया याचिका। तो ये थी हेडलाइंस। और संजय, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। सत्यम घोटाले में सजा का ऐलान हो गया है। सत्यम घोटाले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बी रामलिंगन, राजू समेत 9 अन्य को दोषी करार दिया था। फिलहाल आपको बताया रामलिंगन, राजू को 7 साल की सजा हो गई है और 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि अकाउंटिंग के मामले में ये घोटाला सामने आया था, जिसके बाद सत्यम कंपनी काफी घाटे में चल रही थी। उसके बाद ये मामला सामने आया था और इसमें बड़ा घोटाला, कॉर्पोरेट घोटाले के तौर पर पहला बड़ा घोटाला सामने आया था देश के सामने। उसके बाद जो मुख्य आरोपी थे उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि रामालिंगा राजू को 7 साल की सजा हुई है और सत्यम घोटाले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। आरोपी सिद्ध कर दिया गया, जिसके बाद आज सजा का ऐलान किया गया है। तो सबसे बड़ा घोटाला सामने आया था देश के सामने। सत्यम कंपनी, जो सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी थी, वो घाटे में चल रही थी। घोटाला का मामला सामने आया था। जो कंपनी के संस्थापक थे उन्हीं के ऊपर ये घोटाला लगा था। अनियमितताएं की गई थी वहां पर अकाउंटिंग में, जिसके बाद मामला सामने आया था। सीबीआई के दायरे में आने के बाद अब इस पूरे मामले पर फैसला होने के बाद जो मुख्य आरोपी थे उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, राजू को 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इससे पहले आपको बताएं कि राजू 32 महीने जेल में पहले भी बिता चुके हैं। ये घोटाला इस बात का उदाहरण है कि कैसे कोई कंपनी अपने ही खातों में गड़बड़ी करके अर्श से फर्श पर आ सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कोई शिक्षक इतना क्रूर हो सकता है कि अपने मासूम छात्र की जान ले ले? ऐसा हुआ है यूपी के बाराबंकी में। खबर के मुताबिक एक निजी विद्यालय के प्रिंसिपल ने कलम चोरी के शक में कक्षा 2 के 2 दलित छात्रों की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरे की भी हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को पेन पड़ा हुआ मिला था, लेकिन प्रधान अध्यापक ने चोरी का इल्जाम लगाते हुए बुरी तरह पीटा। वहीं आरोपी शिक्षक का कहना है कि उसने केवल 2 थप्पड़ मारे थे। तो ये देखने वाली बात बाराबंकी में आई है। आपको बता दें कि हैरान करने वाली घटना है। सिर्फ पेन चोरी के इल्जाम में यहां पर एक शिक्षक की तरफ से 2 छात्रों की जमकर पिटाई की गई। उसके बाद एक छात्र की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से इस वक्त अस्पताल में है। आपको बता दें कि बाराबंकी में ये अमानवीय घटना आई है, जहां पर सिर्फ एक पेन, एक कलम के चोरी के आरोप में इस शिक्षक की जान ले ली गई। ये पेन क्यों उठाया? एक पड़ा था तो मैंने उठा लिया था, तो फिर झुका कर एक पेटे पर मारा है, तो कहीं सिर पेनन मारा है, तो कहीं पेटे पर मारा है, तो कहीं तमाचा मारा, तो कहीं उठाकर पटक दिया है। और जैसे ही ये जानकारियां होती हैं, जब जांच होती है तो पता लगा कि मान्यता उनकी नहीं पाई गई। पीसीएस का परीक्षा जहां लीक होता है, वहां के स्कूल की मान्यता पर सवाल खड़े होते हैं। जहां बच्चा पिटाई से मरता है, वहां के स्कूलों की मान्यता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। तो आखिर एक व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह होता है कि कुकुरमुत्तों की तरह बिना मान्यता के जो विद्यालय खुल गए हैं, जो लोग शिक्षक हो गए हैं, जो प्रधानाचार्य हो गए हैं, और छोटी छोटी घटनाओं पर जो अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, वो दर्दनाक है। इस अकेली घटना पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग इसके दोषी हैं।
बहरहाल अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं मोदी की विदेश यात्रा की। विदेश नीति के नए मंत्र के साथ पीएम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की 8 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वे 3 देशों के नेताओं के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। यात्रा के पहले पड़ाव में मोदी फ्रांस जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ वार्ता के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के अलावा परमाणु ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग भी प्रमुख मुद्दे होंगे। इसके बाद 12 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंचेंगे और जहां प्रमुख हनोवर अंतर्राष्ट्रीय मेले का जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ उद्घाटन करेंगे, जिसमें इस वर्ष भारत पार्टनर देश है। वहीं पीएम कनाडा की यात्रा पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। तो ये दौरा प्रधानमंत्री का आज शुरू होने वाला है, आज रवाना होने वाले हैं। इसके बाद कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर इन देशों के साथ होने की संभावना जताई जा रही है। तो फ्रांस, कनाडा और जर्मनी की 8 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी जाएंगे। आपको बताएं कि जहां तक फ्रांस की बात है, फ्रांस से पहले से ही पुराने रिश्ते रहे हैं भारत के और रक्षा के क्षेत्र में ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। इसके अलावा कनाडा और जर्मनी की बात करें तो यहां पर भी कई समझौते हो सकते हैं। व्यापार नीति के तहत देखा जाएगा कि आखिर क्या कुछ और नए समझौते होंगे इन देशों के बीच। और अब बात 1993 के मुंबई धमाकों की। तो बम धमाकों के दोषी याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने याकूब मेमन की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने से इनकार कर दिया है। मेमन ने अपनी याचिका में फांसी की सजा निरस्त करने की मांग करते हुए दलील दी थी कि वो करीब 19 साल से जेल में है, जो उम्र कैद की सजा के बराबर है। आपको बता दें कि मेमन ने दाऊद इब्राहिम और फरार अभियुक्त अपने भाई टाइगर मेमन के साथ मिलकर मुंबई बम धमाकों की साजिश रची थी। याकूब पिछले 20 साल से जेल में है। मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी मामले में अवैध हथियार रखने के दोषी अभिनेता संजय दत्त 6 साल की सजा काट रहे हैं। चलिए बात करते हैं बिहार की राजनीति। अपनी पार्टी के ही सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव पर पलटवार करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि उनका बेटा ही उनका वारिस है। लालू ने पूछा कि मेरे बेटे को छोड़कर कौन मेरा वारिस बन सकता है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव उनके बेटे नहीं हैं। लालू ने सासाराम में एक सभा में कहा कि भारतीय संस्कृति में बेटा ही पिता का विरासत संभालता है। इस कारण मेरे बाद पार्टी का उत्तराधिकारी पप्पू यादव नहीं बल्कि मेरा बेटा होगा। मेरे इस फैसले से जिसे परहेज है वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। लालू ने पप्पू यादव को अपराधी भी करार दिया। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने वारिस से जुड़े सवाल पर कहा था कि केवल राजशाही में ही उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाता है, जबकि जनतंत्र में जनता ही वारिस चुनती है। तो आपको पप्पू यादव का बयान भी सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनतंत्र में जनता वारिस चुनती है। लालू जी, मैं सम्मान करता हूं। ये राजतंत्र में होता है, ये लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में वारिस चुनने का मालिक यह व्यक्ति है, कोई पप्पू यादव नहीं चुन सकता है लोकतंत्र। लालू जी कर्पूरी ठाकुर का वारिस रामनाथ ठाकुर नहीं हुआ, आप हुए। लालू जी बहुगुणा के बेटे का वारिस बहुगुणा का बेटा नहीं हुआ। आप बना लीजिए, मैं सम्मान करता हूं। पप्पू यादव आप हर बात को मानने को तैयार है, लेकिन क्या उस कार्यकारिणी की बैठक में जो मेरे साथ व्यवहार किया गया, क्या यह सही था? और बात करते हैं मांझी की। जनता परिवार के कई दलों के विलय के बाद बदले राजनीतिक माहौल में मांझी गुट में जबरदस्त हलचल है। एक तरफ मांझी गुट के मुखिया लगातार दिल्ली दरबार का चक्कर लगा रहे हैं, तो मांझी समर्थक नेता लगातार जनसंपर्क कर अपने जनाधार बढ़ाने और बचाने में जुटे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संयोजक वृषण पटेल ने वैशाली के दाऊद नगर में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर भावी योजनाओं पर चर्चा की। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी लगातार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकातों के दौर चलाकर अपनी और अपने हर मोर्चे पर राजनीतिक भविष्य को एक मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं वृषण
पटेल बिहार के सभी 243 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में बीजेपी खुद मांझी से गठबंधन यहां पर करेगी और एक संगठन तैयार होगा। 243 सीट पर है और मांझी जी के नेतृत्व में हम इतनी बड़ी पार्टी पैदा करना चाहते हैं कि हम नहीं, बीजेपी आके हमसे कहे कि हमको भी साथ ले ले तो बड़ी अच्छी बात। बिहार की राजनीति से बाहर निकलते हैं और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य में एक और जापानी निवेश जोन बनाने की घोषणा की है। तो इस तरह से क्षेत्र में सेरेमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। रिजर्वेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट के लिए ग्लोबल रोड शो का उद्घाटन करने जापान यात्रा पर गई राजे ने कहा कि निमराना में प्रथम जापानी निवेश क्षेत्र की शानदार सफलता के बाद अलवर में ही गिलोट में लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में द्विपक्षीय जापानी निवेश क्षेत्र तैयार किया जाएगा। यह क्षेत्र जल्द ही सेरेमिक्स और विनिर्माण उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। राज्य ने बताया कि निमराना स्थित प्रथम जापानी निवेश क्षेत्र में 3 वर्षों के लिए पब्लिक यूटिलिटी स्टेटस प्रदान किया गया है ताकि क्षेत्र के कारखानों की मजदूर हड़ताल से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त जापानी औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित वस्तुओं पर केंद्रीय बिक्री कर 2% से घटाकर 0.25 करने का निर्णय भी लिया गया है। उधर बीजेपी की नजर अब अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है, जिसके चलते बीजेपी ने राजस्थान में 2 लाख अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी सलावत खान ने बताया कि पार्टी इस लक्ष्य को 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। सलावत खान ने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार अल्पसंख्यक के विकास के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़ रहा है। छह मार्च को ये जवाबदारी मिली और ये 30 अप्रैल तक चलेगा। तो हमें उम्मीद है कि 2 लाख से अबव सदस्य बन चुके हैं और इससे ज़्यादा बनेंगे। और हमारे पंचायत जी जो राजस्थान के प्रभारी है सदस्य अभियान के राज्यसभा सांसद हैं, तो उनको हम जैसे उनको राजस्थान को प्रणामी साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी को सेंटर से 85 लाख का टारगेट दिया है। तो संजय, देखने वाली बात होगी कि छवि क्या सुधारने की कोशिश कर रही है बीजेपी, जिस तरीके से कह रही है 2 लाख अल्पसंख्यक जो है जुड़ेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।